कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हों। तो आज हम पढ़ेंगे ईथर। पढ़ लीजिए ईथर, ताकि एग्ज़ाम में ना देखना पड़े इधर उधर। तो आज हम ईथर पढ़ेंगे, जो कि क्लास 12th के चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर था पूरा। हमने सबसे पहले लेक्चर में अल्कोहल पढ़ा, फिर उसके बाद फिनॉल पढ़ा, और आज बारी है ईथर की। तो आज हम ईथर पे अपना पूरा स्टडी फोकस करेंगे कि ताकि ईथर हम पढ़ लें और एग्ज़ाम के टाइम में हमें जो क्वेश्चन आए हम लिख सकें, हमें इधर उधर ना देखना पड़े। वो होता है ना कि अगर हमें कोई चीज़ें नहीं आती हैं तो हम सोचते हैं काश कोई फ्रेंड्स या कुछ कहीं मिल जाए, लिख लें। तो अगर हम पहले से स्टडी कर लेंगे तो हमें इधर उधर नहीं देखना पड़ेगा। तो आज हम पढ़ेंगे ईथर एक, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए ज़्यादा मेथड है नहीं, 2 या 3 मेथड हैं, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए। केमिकल रिएक्शन भी अल्कोहल और फिनॉल की तुलना में बहुत ही कम है। तो आइए हम पहले पहचान करते हैं कि आखिर ईथर होता क्या है। सबसे पहले इसे हम देख लें। तो हमने ईथर में जब चैप्टर का स्टार्ट किया था तभी देखा था कि ROR, इसे हम कहते हैं ईथर। अब देखिए R का मतलब यहाँ पे CH3 भी हो सकता है, और या तो R का मतलब यहाँ से C2H5, मतलब एल्किल श्रेणी जो होती है कुछ भी R से मतलब यहाँ से आ सकता है। एरिल भी ले सकते हैं हम, यहाँ से एरिल OR ले सकते हैं। तो ROR के फॉर्म में, यानी कार्बन और ऑक्सीजन और कार्बन, जब भी ऐसा बंध दिखे तो आप समझ जाइएगा कि वो ईथर है। और IUPAC में इसमें जो लगता है सफिक्स वो होता है ऑक्सी, हिंदी में लिखे तो ऑक्सी। जैसे अगर हमें इसी को, अगर ROR को हम लिख लें CH3OCH3, तो एक कार्बन को हम बोलते हैं मेथ, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। इसे हम मेथॉक्सी मेथेन बोलेंगे, क्योंकि ये हमारा ईथर है। तो ईथर में जो अनुलग्न होता है उसे हम ऑक्सी लगाते हैं, और वो होता है मेथिल ऑक्सी मेथॉक्सी मेथेन। क्योंकि मेथ में ऑक्सी लगा दिया तो वो, और फिर लास्ट में हमें मेथेन दिख रहा है तो हम उसे बोलते हैं मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। इसमें सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल सभी आते हैं। तो ये तो हो गया हमारा परिचय। अब हम देखते हैं इसे बनाना क्या है, क्योंकि देखिए हम 10th में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम केवल देखते हैं, सभी के बारे में बस चेक कर लेते हैं कि कैसे इनका IUPAC नामकरण करना है, लेकिन 12th में हम इसे बनाते कैसे हैं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हमें सब देखना होता है। तो ये हो गया ROR पहचान। जब भी आपको ये दिख जाए ROR तो पहचान जाइएगा कि ईथर है। और ईथर, फिर अभी हम प्रिपरेशन में ईथर पढ़ लेते हैं। और ऐसे IUPAC नाम, जैसे ये हमारा कंपाउंड हो गया तो इसका IUPAC नाम हम लिखेंगे मेथॉक्सी मेथेन। इस प्रकार से IUPAC नामकरण किया जाता है। तो आइए हम अब देखते हैं प्रिपरेशन मेथड। आज का हमारा पूरा टॉपिक होगा ईथर। ईथर की हम प्रिपरेशन मेथड, बनाने की विधि। सबसे जो पहला पॉइंट होगा वो हम लेंगे यहाँ से विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब इससे हम कैसे अल्कोहल बनाएंगे,
तो यहाँ पे हम लेंगे एल्कीन, एल्कोहल का यूज करेंगे हम यहाँ से, सॉरी यहाँ से लिख लीजिए पूरा, एल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण, इंग्लिश में देखें तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अब ये हो गई हमारी पहली मेथड, आपको दे देगा, मान लीजिए ऐसे कोई रिएक्शन नहीं देगा कि अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण क्या होता है। और ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि एथेनॉल को बनाते कैसे, ईथर को हम बनाते कैसे हैं, तो बहुत टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें सबसे पहली जो विधि है अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण, और इसी से हम बनाएंगे ईथर। तो अल्कोहल, अब देखिए हमने अल्कोहल पढ़ लिया है तो उसी का यूज हम करेंगे। अगर हमने अल्कोहल पहले नहीं पढ़ा होता तो फिर हमें प्रॉब्लम आ जाती कि अब अल्कोहल कहाँ से लाएं। इसीलिए पूरे चैप्टर सिस्टमेटिक होते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले पहला चैप्टर जाके पूरा लेक्चर देख लीजिए या बुक पढ़िए, फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर में पूरे अल्कोहल, फिनॉल, फिर ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पूरा सिस्टमेटिक चलेंगे 1-2 चैप्टर से तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगी। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मैं केवल डायरेक्टली फिनॉल पढ़ लूँ, डायरेक्टली एथेनॉल पढ़ लूँ, तो बहुत ये रॉन्ग है। क्योंकि अगर आप कोई ऐसे अचानक से पढ़ने जाएंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है, ऐसा लगेगा क्या पढ़ रहे हैं हम। लेकिन आप अगर सिस्टमेटिक से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और सारी चीज़ें आती भी जाएंगी। तो सबसे पहले अल्कोहल, तो हमें अल्कोहल पता है कि OH ग्रुप लगा होगा तो हम बोलेंगे कि वो अल्कोहल है। यहाँ से हमने एथेनॉल ले लिया, ये देखिए 2 कार्बन है तो इसे हम बोलेंगे एथेनॉल। अब एथेनॉल से ही हम बनाएंगे हमें बनाना क्या है, ईथर। तो देखिए यहाँ पे हम 2 एथेनॉल लेते हैं और यहाँ से आपको 2 मेथड हम बता देते हैं कि इसमें डिफरेंस बहुत गलती हो जाती है। देखिए यहाँ भी हम लेंगे H2SO4 और टेम्परेचर हम रखेंगे 443 केल्विन, और यहाँ भी हम लेंगे H2SO4 एंड टेम्परेचर रखेंगे 13 केल्विन। अब आपको डिफरेंस इसमें याद रखना है, इसीलिए इसको कंसंट्रेट होके देखिए। यहाँ पे बिल्कुल भी सेम है, बस टेम्परेचर चेंज है। यहाँ पे 43 लिया है हमने, 443, और यहाँ पे 413 है। यही डिफरेंस, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ से कुछ दूसरा बनेगा और यहाँ से कुछ दूसरा बनेगा। तो जब भी हम टेम्परेचर इतना रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से CH3 CH2 प्लस आपको यहाँ से जल भी मिल सकता है। ये हो गया। जब 443 हो तब आपको मिलेगा एल्कीन। अब हमें एल्कीन तो बनाना नहीं था, और ये आपने देखा था जब एल्कीन, मतलब हमने एल्कीन से भी बनाया था बहुत सारी चीज़ें। एल्कीन से हैलोजेंस का निर्माण किया था, और एल्कोहल को हमने एल्कीन से बनाया था। तो यहाँ से अल्कोहल से एल्कीन भी बनना संभव है, लेकिन टेम्परेचर 443 रखेंगे तभी ऐसा संभव है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर 441 रखेंगे तब आपको यहाँ से मिलेगा C2H5O C2H5 और प्लस मिलेगा आपको H2O। यहाँ पे आप 2 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ से 2, ये है हमारी पहली प्रिपरेशन मेथड, और ये बन गया हमारा ईथर। इसे ही हमें बनाना था ईथर। अब ये बन गया, इसके पीछे की मैकेनिज्म, अब ये कैसे बना है आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा। और बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे कि इसको रट भी सकते हैं, तब भी मान लीजिए वो एग्जाम में जाके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मतलब वो सोच रहे हैं कि ये कैसे बना है, मतलब कैसे हो रहा है ये रिएक्शन। अगर उसे हम समझ लेते तो हमें रटना नहीं पड़ता। तो आइए देखते हैं कि आखिर इसमें क्या हुआ है। ये जो हमारी रिएक्शन है ये
SN2 रिएक्शन का फॉलो करती है। और SN2 रिएक्शन जो भी पहला चैप्टर मिस किया है तो वो SN2 का मतलब मिस कर देगा, क्योंकि पहले चैप्टर में SN2 और SN1 रिएक्शन को अच्छे से समझ लिया जाता है ताकि वो हर चैप्टर में यूज होगी। तो SN2 का मतलब होता है बाई मॉलिक्यूलर्स, लेकिन इसमें जो रिएक्शन होती है सिंगल स्टेप में होती है। तो आइए एक बार इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। फल प्राप्त कैसे हुआ। हमने H2SO4 लिया और यहाँ से हम टेम्परेचर 1 T, आखिर हमने अल्कोहल से ईथर बनाया तो कैसे बना वो। यहाँ पे हमने 2 मोल लिया है। सबसे पहले ये SN2 रिएक्शन का फॉलो करती है, SN2, यानी न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा इस पे, और ये एक ही स्टेप में पूरा होगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होती है और SN1 रिएक्शन 2 स्टेप लगता है यहाँ पे। तो देखिए पहले अगर यहाँ से बंध टूटेगा CH3CH2, ये OH के बीच का बंध टूटेगा OH के, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब देखिए इसका हमने कितना, ये तो एक मॉलिक्यूल्स हो गया ना, अभी इसका एक और मॉलिक्यूल्स है। अगर हम इसको यहाँ से देखें CH3CH2OH CH3CH2OH इस फॉर्म में है ये। अब जब यहाँ पे ये जनरेट हो जाएगा और दूसरे वाले में भी ऐसा ही जनरेट होगा CH3CH2, और दूसरे में हम बंध तोड़ देंगे, OH को निकाल देंगे। यहाँ से हम ब्रेक कर रहे हैं AH को, यहाँ से ये AH टूट गया और यहाँ से हम ब्रेक कर दे रहे हैं OH को, इस बंध का। अब ये टूटेगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया और ये टूटेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, और ये प्लस और ये माइनस, इस प्रकार की रिएक्शन हो गई। यहाँ से ये एक ही स्टेप में होता है, टूट जाता है, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब देखिए यहीं पे इनका होगा अटैक, ये हमारा निगेटिव, और ये जाके इस पे अटैक करेगा और यहाँ फिर जुड़ जाएगा C2H5, एक फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं, और OH इसके साथ जुड़ जाएगा तो प्लस बना लेगा H2O। सिंगल स्टेप में इतनी ही, बिल्कुल इजी है, यही मैकेनिज्म होती है। इसमें हम अगर समझाने कई स्टेप कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ देखिए हमने 2 अणु लिया है अल्कोहल का, दोनों को ऐसे लिख लीजिए, एक के बीच O और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बंध का तोड़ दीजिए, और दूसरे वाले में कार्बन और ऑक्सीजन का बंध तोड़ दीजिए। दोनों का बंध तोड़ेंगे, फिर हो ये पॉजिटिव वाला इसके पास है और ये पॉजिटिव इसके निगेटिव के पास है, और यहाँ से हमारा फॉर्मेशन हो जाता है ईथर का, और यही हमारा क्या है, ईथर। इसी को हमें बनाना था। तो ये थी पहली मेथड बनाने की, जैसे हमने वहाँ पे लिख लिया, वो भी रिएक्शन डायरेक्टली लिख सकते हैं। और ये मैकेनिज्म थी कि यहाँ से प्लस माइनस कैसे होता है और कैसे ये एक दूसरे से आके जुड़ते हैं। अब देखिए जो दूसरी रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो भी रिएक्शन सिंथेसिस होती है, यहाँ से इसे हम 2 भागों में बांट देते हैं। ये हो गई सिमेट्रिकल और दूसरी एसिमेट्रिकल। ये फॉर्मेशन हो गया विलियम्सन संश्लेषण के लिए, और विलियम्सन संश्लेषण तभी होगा, इसके लिए जो कंडीशंस होती है, कंडीशंस फॉर ईथर फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड को आप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ले सकते हैं, लेकिन
एल्केन हमेशा आपको प्राइमरी ही लेना होगा। ये होती है कंडीशन विलियमसन संश्लेषण के बनाने के लिए। आपको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि सोडियम एल्कोऑक्साइड को आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ले सकते हैं, लेकिन हेलो एल्केन्स को आपको हमेशा प्राइमरी ही लेना पड़ेगा। ये होती है कंडीशंस बनाने के लिए। तो अब देखिए, अब यहाँ से हम निर्माण करते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम निर्माण करेंगे यहाँ से कि आखिर अल्कोहल कैसे बनता है, ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ये कंडीशन लिखने के बाद अब देखिए, हम ईथर के फॉर्मेशन के लिए पहले लेते हैं CH3X प्लस CH3ONA। यहाँ से फॉर्मेशन होगा, यहाँ से देखिए इसके बीच बंध टूटेगा CH3, ये जो हमारा बंध है ये ब्रेक होगा, और यहाँ से CH3ONA जो सोडियम के बीच का बंध है ये ब्रेक होगा। इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव जाएगा निगेटिव के पास और ये निगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसका होगा, CH3O CH3 और NaX। आप अगर चाहें तो X को Br से रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे Br ले लीजिए, तो यहाँ भी हमें प्राप्त होगा सोडियम ब्रोमाइड। हेलो एल्केन्स का ही तत्व है ना, और ये मिल गया हमें यहाँ से ईथर। ईथर इधर मत समझ लीजिएगा, ईथर ही लिखा है ये हो गई हमारी प्राइमरी के लिए। अब अगर हमें सेकेंडरी ईथर फॉर्मेशन करना है तो देखिए हम क्या करेंगे। जैसे ये हो गया सिमेट्रिकल ईथर, अगर यहाँ से CH3Br प्लस, यहाँ से आप ले लीजिए C, ऊपर CH3 CH3ONA, यहाँ से फॉर्मेशन। फिर वही कंडीशन होगी, सोडियम पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसका अटैक यहाँ पे और इसका अटैक यहाँ पे। तो यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगा, CH3 CH3 और ये O CH3 प्लस NaBr, और ये है हमारा एसिमेट्रिकल ईथर। एसिमेट्रिकल ईथर, तो ये होता है सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल प्राप्त करने के लिए कि हम आखिर कैसे फॉर्म करते हैं। तो ये हो गई विलियमसन संश्लेषण की पूरी रिएक्शन, यही आपको यूज करनी होगी। और आपने कंडीशंस देखी ली। अब एक और है कि हम एरिल जैसे चक्रीय ईथर का फॉर्मेशन करते हैं कैसे, तो आइए हम उसको देख लेते हैं। यहाँ से जो तीसरी प्रिपरेशन है उसमें हम अल्कोहल फिनॉल यूज करेंगे। ये हो गया फिनॉल। फिनॉल के रिएक्शन हम करवाएंगे NaOH से। जब भी आप सोडियम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो आपको यहाँ से प्राप्त क्या होगा, ये जो हमारा सोडियम है यहाँ पे जाके अटैक करेगा और यहाँ पे Na हो गया, और ये OH के साथ आएगा तो -H2 यहाँ से निकल जाएगा। अब हमें ये तो चाहिए नहीं था, ये है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसकी रिएक्शन हम करवा दें CH3X से, तब देखिए यहाँ पे सोडियम तो इसको X दिखा तो ये अपने X के साथ निकल लेगा और फिर ये हमारा CH3 यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें ईथर OCH3।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जो नाम होता है वो होता है एनिसोल। याद रख लीजिएगा। तो ये हो गई हमारी पूरी प्रिपरेशन मेथड। हमने 3 प्रिपरेशन मेथड पढ़ ली। अब हम इसकी देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनिसोल याद रखिएगा, इसका बहुत यूज है आगे केमिकल रिएक्शन में। इसका प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो यहाँ याद रखिएगा डाई मिथाइल ईथर एंड डाई इथाइल ईथर, ये हमेशा गैसियस गैस में होंगे, और बाकी जो अदर्स होंगे वो हमारे होंगे कलरलेस लिक्विड, यानी रंगहीन द्रव, रंगहीन द्रव। और यहाँ से ये गैस अवस्था। ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आप डाई मिथाइल ईथर और डाई एथाइल ईथर लेंगे तो वो गैसीय अवस्था में पाई जाएगी, और बाकी अदर्स जो ईथर होंगे वो कलरलेस द्रव होंगे। और एक प्रॉपर्टी देखिए तो ये जल में विलय होगा, जल में विलय, सॉल्यूबल इन वाटर, लेकिन अल्कोहल नहीं होता। अब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं क्वथनांक, वो अल्कोहल से कम होता है। प्रॉपर्टीज में देखें, लेस देन अल्कोहल। ये हो गया हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपसे यहाँ से यहाँ लिख लें CH3 CH2OH और यहाँ से ले लें CH3O CH3, इसका होता है कुछ अल्कोहल का अगर हम देखें तो 92, और ये हमारा रह जाता है 19 डिग्री। इतना डिफरेंस होता है हमारे बॉइलिंग पॉइंट में। अल्कोहल का सबसे अधिक होगा, लेकिन हमारा ईथर का अल्कोहल से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। काफ़ी इसमें देख रहे हैं आप, ये 92 है, यहाँ क्या आती है 300 के लगभग है। तो ये हो गई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपको दे दे ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इतना लिख देंगे एग्जाम में तो बहुत है। अब हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में हमने ईथर बना लिया। अब ईथर को अलग अलग हम रिएक्ट करवाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्राप्त होता है। तो जो सबसे पहले है, हम अम्ल से रिएक्शन, मतलब अम्ल से अभिक्रिया। रिएक्शन विद एसिड, हम यहाँ से ले रहे हैं ईथर CH3O CH3 और यहाँ से कोई ले लें हम HX। ये होगा एक्सेस, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या CH3OH प्लस यहाँ से CH3X।
का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि ये बंध टूटेगा यहाँ से और यहाँ से ये अलग होंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गए। जब ये बंध टूटेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव के पास जाएगा और H आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ से अल्कोहल हो गया। लेकिन ये रिएक्शन अभी यहाँ कंप्लीट नहीं होती है। इस अल्कोहल की रिएक्शन हम फिर HX से करवा दें और एक्सेस में ले लें, यहाँ भी एक्सेस ही रहेगी, तो यहाँ से देखिए क्या फॉर्मेशन हो जाएगी। हमने पीछे पढ़ा था कि अल्कोहल की जब भी हम अम्ल से या हैलोएल्केन से रिएक्शन करवाएं तो हमें प्राप्त होता है हैलोएल्कीन्स। तो यहाँ से ये बना लेगा CH3X और प्लस जल। जब भी आप अल्कोहल को अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हैलोएल्केन से जल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये हो गई हमारी पहली मेथड। ऐसे ऐसे हम बनाते हैं। सबसे पहले ईथर की रिएक्शन करवाया तो हमें अल्कोहल मिला, ये हो गया अल्कोहल मेथेनॉल। अब मेथेनॉल की रिएक्शन फिर हमने एसिड से करवा दी तो हमें मिल गया हैलोएल्केन्स। अगर लिखें तो हैलोएल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ये हो गई हमारी पहली मेथड। अब पहली रिएक्शन, हम दूसरी रिएक्शन यहाँ से देखते हैं। ये पूरी रिएक्शन है CO क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध टूटेगा तब ये सारे रिएक्शन हो रहे हैं। तो ये पहली रिएक्शन हो गई। अब हम दूसरी रिएक्शन करवाते हैं। CH3 प्लस देखिए दूसरी रिएक्शन हम करवाएंगे इसके भी अम्ल से, और ये हमारा है एनिसॉल। हमने एनिसॉल का फॉर्मेशन किया था ना फिनॉल और हैलोएल्कीन से रिएक्शन करवा के, तो अब हम फिनॉल एनिसॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं एसिड से। तो अब देखिए यहाँ भी क्लीवेज होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध। अब बात ये आती है कि आखिर ये टूटेगा कि ये वाला टूटेगा। तो आपको ये बात यहाँ से याद रखिए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि आखिर इसमें से इसके बीच का बंध टूटे या इसके बीच का बंध टूटे। तो अब हमें ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि अब हम यहाँ से कार्बन कौन सा तोड़ें, हमें बंध तो तोड़ना है कार्बन और ऑक्सीजन का। तो आपको अब यहाँ से स्टेबिलिटी के ध्यान देना होगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो बेंजीन रिंग में सभी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, तो ये बंध बहुत स्टेबल होता है, और ये O और ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के बीच का बंध थोड़ा वीक होगा। तो यहाँ से ये बंध ना टूट के हमारा टूटेगा यहाँ से जो बंध है वो। यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो बंध बना है इसका ब्रेकडाउन होगा यहाँ से। अब इसका ब्रेकडाउन यहाँ से हम करेंगे और ये टूटेगा नहीं, तो आपको मिल जाएगा OH। अभी हमने जो फिनॉल से हैलोएल्केन से रिएक्शन करवा के बनाया था उसी रिएक्शन को हम अपोजिट कर देंगे तो वो हो जाएगी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए हम कहते हैं आप पूरे लेक्चर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत कम रिएक्शन लर्न करनी पड़ेगी। एक रिएक्शन आपने याद किया, अभी देखेंगे उसी का उल्टा आ गया या तो सेम वही रिएक्शन आ गई। बहुत रिएक्शन रिपीट होती है ऑर्गेनिक में, इसीलिए तो ऑर्गेनिक अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया जाए तो वो माइंड में याद रहेगी, आपको इजी हो जाती है। तो यहाँ से भी इसके टूटा और यहाँ से ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट हुआ तो ये H जाके जुड़ गया और CH3X का फॉर्मेशन हो गया। तो इसी रिएक्शन को हमने प्रिपरेशन में ऐसे करवाया था और ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में ऐसे हो रही है। जब हम बना रहे थे तो ये ऐसे चल रही है, ये हो गई प्रिपरेशन और ये हो गई केमिकल रिएक्शन। जब हम इधर से इधर आ रहे हैं तो मेथड हो जा रहा है बनाने का, और इधर से इधर जा रहे हैं तो हमारे प्राप्त मिल जा रहा है वो कि हम किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, रिएक्शन क्या हो रही है। तो दो केमिकल रिएक्शन हमने देख लिया,
अब देखिए एक दो जो और बचा है उसे हम देख लेते हैं। अभी हम इसी के बीच का देखेंगे। हम ले रहे हैं टर्शियरी, थर्ड जो रिएक्शन है CH3O CH3 और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं HI से। अब क्या होगा HI से? अगेन हमें बंध तोड़ना है ऑक्सीजन कार्बन के बीच का ही। यहाँ पे भी हम देखेंगे, अब यहाँ पे भी मिल रहा है, ये भी कार्बन ऑक्सीजन है और ये भी बंध कार्बन ऑक्सीजन है। अब बात आती है कि आखिर हम तोड़े तो तोड़े किसे, तो हमें फिर स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। तो इधर ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये कार्बन देखिए इधर मतलब 3 पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहे हैं, ये मिथिल ग्रुप लगा है, तो ये बहुत वीक मजबूत है और वीक ये है, तो ये हमारा फिर यहाँ से टूटेगा। तो यहाँ से देखिए और ये हमारा लेंगे तो अब देखिए इस वाले रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लिए टर्शियरी ईथर और उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन आयोडाइड से करवा रहे हैं। तो यहाँ भी देखेंगे तो ये क्लीवेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन, यानी हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बंध ही तोड़ने हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि आखिर किसके बीच का बंध तोड़ें, ये वाला तोड़ें कि ये वाला तोड़ें। तो यहाँ पे टूटेगा हमारा ये वाला बंध स्टेबिलिटी के आधार पे। इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें CH3 CH CH3 CH3 और I जाके जुड़ जाएगा क्योंकि इस पे पॉजिटिव आएगा और इधर निगेटिव आएगा, तो H आएगा हमारे इसके पास और I आ गया इसके पास। तो यहाँ पे फिर फॉर्मेशन हो जाएगा H2CH3OH का। अब देखिए हमने इसका बंध क्यों तोड़ा क्योंकि जो कार्ब कटायन होता है, अगर हम यहाँ से इसको तोड़ते तो 1 डिग्री होता। अब यहाँ से देखिए जो कार्ब कैटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो हमने देखा 3 डिग्री जिधर से कार्ब कटायन मिल रहा है उससे हमने अलग कर लिया। 1 डिग्री इधर से तोड़ते तो 1 डिग्री मिलता, तो वो कम स्टेबल है, तो इसी वजह से। अब ये हो गई। एक और रिएक्शन हम यहाँ से देख लेते हैं इसी के बीच तोड़ने वाली। ये हो गया हमारा CH3 और इसकी भी रिएक्शन हम HI से ही करवा रहे हैं। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तो जैसे ये रिएक्शन हुई थी वैसे ही ये रिएक्शन भी होगी और यहाँ से फॉर्म क्या हो जाएगा OH प्लस CH3I। ये फिर हमारा बन गया फिनॉल। देख रहे हैं, फिर ऐसे बस सेम एट इज रिएक्शन है। इसमें बस हमने टर्शियरी लिया था और यहाँ पे हम एरिल ईथर ले ले रहे हैं। तो यहाँ भी ये वाला बंध तो टूटेगा नहीं, यहाँ से इस वाले बंध को हमने ब्रेक किया और ये अटैक किया इस वाले माइनस पे, और ये हमारा पॉजिटिव था, यहाँ माइनस था, ये यहाँ के जाके जुड़ गया और ये हमारी रिएक्शन फॉर्म हो गई। तो ये पूरी जो क्लीवेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होता है यहाँ पे रिएक्शन समाप्त होती है। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, फिर वहां से ये खत्म हो जाएगा। अब जो दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए ये पहले रिएक्शन क्लीवेज ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन बंध का था। अब जो दूसरी रिएक्शन शुरू होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो आइए देखते हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पहले लेक्चर में 2 प्रकार की होती है वो देखा था हमने, और ये इलेक्ट्रोफिलिक है यानी माइनस होगा और ये मतलब माइनस वाला होगा। जैसे न्यूक्लियोफिलिक होता है, नाभिक प्लस होता है, तो उसका जो वो माइनस के पास जाना पड़ता है। न्यूक्लियोफिलिक का प्यार माइनस से और इलेक्ट्रोफिलिक का प्यार जो होता है वो पॉजिटिव से होता है। तो यहाँ पे पूरा निगेटिव जनरेट होगा।
तो देखिए ये लोन पे सबसे पहले अगर हम इसके अनुनाद संरचना देखें, ये सभी की होती है, तो यहाँ पे जनरेट होगा हमारा डबल बॉन्ड और यहाँ पे माइनस जनरेट होगा, जिसके कारण इसका जो बंध है इस पे शिफ्ट हो जाएगा और इस प्रकार की संरचना बना लेगा। ये हो गई हमारी पहली संरचना। अब देखिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड रहेगा और ये माइनस अब इधर आ रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस हमारा यहाँ जनरेट हो गया और ऐसे आ गया हमारा संरचना। अब हम देखेंगे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड रहेगा। अब ये जो बंध है वो हमारा हो जाएगा इस प्रकार से और माइनस आ गया हमारा यहाँ पे। अब इसमें हम देखेंगे ये घूम घूम के पूरा, पहले देखिए फिक्स था ऐसे, अब यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। पहले ये यहाँ पे आया 1 2 की स्थिति, फिर यहाँ 1 4 की स्थिति, यहाँ से भी हम काउंट करें तो 1 2 की स्थिति आ रही है और यहाँ से फिर वो सेम बराबर ही हो जाएगा पूरा। यहाँ से आपको मिल जाएगा ये संरचना। देखिए पहले ऐसी थी, ऐसी है, इसलिए कभी कभी हम बीच में दिखा लेते हैं। तो आखिर इससे निष्कर्ष क्या निकलता है इस अनुनाद संरचना से? ये हमारी अनुनादी संरचना है। सभी एडजस्ट करते हैं इसमें, बंध हमारे कहीं से भी जा सकते हैं। इसमें आप देखिए जो निगेटिव है वो या तो 1 2 या तो 1 4 पे है, यानी या तो वो आर्थो है या तो पैरा है, इसी दो में है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वह तो वो 2 पे होगा या तो 3 होगा, यही या तो 1 4 या तो 1 2। इसी को देखने के लिए ये रिएक्शन समझा जाता है। आप ये निगेटिव देख लीजिए, यहाँ से 1 2 1 4 1 2 ऐसे ही आता जा रहा है, 1 2 1 4 1 2 ही आ रहा है, यानी आर्थो पैरा ही आ रहा है। और सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है वो हमारे पैरा होता है और ये कम स्टेबल होता है। तो आइए हम अब रिएक्शन देखते हैं कि आखिर रिएक्शन कैसे होती है। ये हमारा रेजोनेंस था, एनसीईआरटी में बनाया रहता, वही इसका मतलब था। अब यहाँ से हम पॉजिटिव आर्थो आखिर हम कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं इसमें। ये हो गया NaSol बी एथेनोइक एसिड की उपस्थिति में, ये Br2 है। अब यहाँ से फॉर्मेशन किसका होगा? यहाँ पे किसी का बंध टूट नहीं रहा है। अभी हमने वो रेजोनेंस देखा था कि माइनस कैसे अटैक हो रहा है, तो बस वो यहीं पे वैसे ही संरचना बनेगी। तो ये हो गया हमारा CH3 और यहाँ से हमारा आके जुड़ जाएगा Br2 और प्लस एक संरचना आपको मिलेगी OCH3 और यहाँ पे Br। अब आपको पता है कि ये 1 2 है और ये 1 4 है, तो ये है आर्थो और ये है पैरा। तो ये हमारा मेजर और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो हमारा पैरा वाला मिलेगा और जो आर्थो वाला होगा वो माइनर होगा, कम मिलेगा। तो ये हो गई पहली रिएक्शन, जबकि हम ब्रोमीन से एथेनोइक एसिड की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तब इस प्रकार की रिएक्शन मिल रही है। अब देखिए हम यहाँ से फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन करवाएंगे, जो कि नेमिंग रिएक्शन बार बार आपको हर चैप्टर में मिलेगी देखने के लिए। यहाँ से फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, और ये 2 प्रकार की होती ही है। पहली होगी एल्काइलेशन। अब देखिए एल्काइलेशन में हम क्या करेंगे, हमें तो लेना है एनिसोल ही। एनिसोल हमने ले लिया OCH3। अब एल्काइलेशन में इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे CH3
और ये आपको तो अब याद हो गई कि हमने पहले वाले लेसन में भी यही करवाया था। हेलोएरिन्स की रासायनिक अभिक्रिया में, अल्कोहल में तो नहीं, फिनॉल में हमने ये रिएक्शन करवाया था, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, उसमें भी एसाइलेशन और एल्काइलेशन करवाया था। अब यहाँ पे हम ईथर के लिए करवा रहे हैं, बस ये चेंज होगा, बाकी ये जो होगा वो सेम ही होगा। यहाँ पे फिनॉल आ सकता है और यहाँ पे इस टाइम क्या है, ईथर है। कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। ये CH3, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हमने देखा था नहर में, माइनस होते हैं, यानी यहाँ से हाइड्रोजन मतलब हम निकालेंगे, ऐसे कुछ हटाएंगे तो माइनस चार्ज जनरेट होगा और फिर वो यहाँ से आके क्या जुड़ जाएगा, यहाँ से आप -HCl निकाल सकते हैं और ये फॉर्म होगा OCH3 प्लस OCH3, यहाँ पे आके जुड़ गया CH3। और हमने बताया था कि बेंजीन रिंग में जब भी CH3 डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा होता है तो उससे हम बोलते हैं टॉल्यूइन। तो यहाँ से हम देखिए 1 2 3 4 कर लेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4 मेथॉक्सी टॉल्यूइन, ये हो गया इसका नाम। और यहाँ पे बस ये 2 मेथॉक्सी टॉल्यूइन, ये हो गया हमारा IPSC नाम। क्योंकि ये देखिए मेथ और ऑक्सीजन जुड़ा है, मेथॉक्सी हो गया, और ये पूरी संरचना टॉल्यूइन की है, यहाँ पे ये भी ये पूरी संरचना टॉल्यूइन की है। ये जो संरचना होती है बेंजीन रिंग की, यहाँ से CH3 जोड़ दिए, इसी को हम बोलते हैं टॉल्यूइन। अब यहाँ से जो भी जुड़ेगा उसको हम आगे लिख लेंगे, जिस नंबर के कार्बन से जुड़ा है वो नंबर आगे लिख लेंगे और यही हो जाएगा हमारा IPSC नामकरण। तो अब ये हो गया एल्काइलेशन। अब हम देख लेते हैं एसाइलेशन। जो दूसरी है अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से एनिसोल तो लेना ही है, यानी कोई ना कोई ईथर हम ले लिए यहाँ से, और कोई ना कोई क्या हम ईथर ये एनिसोल ले लेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे CH3OCl, ये हो गया। इसी को हम एसाइलेशन कहते हैं। एक छोटी एरो बनाते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो क्या मिलेगा, ये हो गया हमारा OCH3 और COCH3 प्लस COCH3 ये हो गया पैरा, ये हो गया आर्थो, तो ये होगा हमारा माइनर और ये होगा मेजर कंपाउंड फॉर्मेशन यहाँ से। अब देखिए इसका IPSC नाम क्या होगा, तो इसका जो IPSC नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2-एसीटोफिनॉल एनिसोल, और यहाँ पे आप बस 4 लगा लीजिएगा, बाकी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 ले लेंगे। यहाँ पे एसिटोफिनॉल है क्योंकि यहाँ से कीटोन आ जाता है ना C, तो एसिड 2 कार्बन हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं एसीटोन, तो हो गया एसीटोन। और ये पूरी संरचना एनिसोल की है तो हमने लिख लिया एसिटोफिनॉल। तो ये हो गया हमारा एसाइलेशन और एल्काइलेशन। अब हम नाइट्रेशन देख लेते हैं, फिर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी खत्म। ये बहुत ही इजी चैप्टर था हर एक चैप्टर से, तो यहाँ पे बस हम देखेंगे नाइट्रेशन। यहाँ पे हमारी ये थी थर्ड, जो फोर्थ देखेंगे हम देखेंगे नाइट्रेशन, लास्ट रिएक्शन है ये हो गया हमारा CH3
और नाइट्रेशन के लिए हम क्या क्या लेते हैं, यहाँ से हम यूज करते हैं H2SO4 एंड HNO3। इसकी रिएक्शन जब भी हम करवाते हैं तो हमें मिलता है नाइट्रोफिनॉल मिल सकता है। और ये ईथर है तो नाइट्रो ईथर मिल सकता है। यहाँ पे नाइट्रो NO2 आके जुड़ गया और सेम यहाँ पे OCH3NO2, ये पैरा, ये आर्थो। अब आप ये तो पहचान ही गए होंगे माइनर और मेजर प्रोडक्ट कौन है। नाम लिखने की बात आती है तो यहाँ से 1 2 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऐसे काउंट कीजिए। नाइट्रो है ना तो इसे हम आगे लिखते हैं, ये हो गया तो था, इसे लिख सकते हैं आप 2 नाइट्रो एनिसॉल, ये हो जाएगा 4 नाइट्रो एनिसॉल। ये थी पूरी ईथर की केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ से होता है हमारा इंड गेम। अल्कोहल फिनॉल ईथर को हमने 3 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लिया। पहले में हमने अल्कोहल, दूसरे में फिनॉल, और ये था हमारा लास्ट लेक्चर ईथर का। इसमें हमने सबसे पहले पहचान देखी, आखिर ईथर की पहचान क्या होती है, फिर हमने प्रिपरेशन मेथड देखी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, और ये पूरा हमारा चैप्टर का एंड होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो पूरा लेसन। अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो तो प्लीज़, अगर आपको सेशन हेल्पफुल और अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना लव और सपोर्ट बनाए रखें, ताकि ये चैनल थोड़ा और ग्रो हो और हम मेहनत कर सकें आप लोगों के लिए और भी बेहतर कंटेंट ला सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।